Our topic for today is budgetary control. इसको हम बहुत क्रिस्प आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि बजट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है और किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के अलग अलग बजट्स बनाती है। बजट बेसिकली है क्या? ये एक फाइनेंशियल फोरकास्ट है। सेल से रिलेटेड हो सकता है, कैश का बजट हो सकता है, परचेज का बजट हो सकता है। बजट एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन बनाता है? बजट कमेटी। बजट कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। लेकिन बजट कमेटी के अंदर कौन बजट लेके आएगा? बजट कमेटी तो बना दिया आपने। जितने भी फंक्शनल हेड्स हैं, फंक्शनल हेड्स मतलब डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, एचआर वाला बंदा अपना फंक्शनल बजट बना के लाएगा, अकाउंट्स वाला बंदा अपना फंक्शनल बजट बना के लाएगा, परचेज वाला बंदा अपना फंक्शनल बजट बनाएगा, जिसकी अप्रूवल बजट कमेटी करेगी। इस तरीके से आप फंक्शनल बजट समझ सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट का अलग से बनाया गया बजट इज अ फंक्शनल बजट। बजट कमेटी को हेड करने वाले बंदे को हम बोलते हैं बजट कंट्रोलर। तो बजट कमेटी के अंदर वो लोग हैं जो अप्रूव कर रहे हैं फंक्शनल बजट्स को, और इनके भी ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम हम रख रहे हैं बजट कंट्रोलर। बजट कंट्रोलर is the head of the budget committee, and budget controller is responsible for preparing the master budget of the organization. अब जितने भी फंक्शनल बजट्स हैं, जब उनका हम सम टोटल कर देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंगल बजट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पूरे बजट को रिप्रेजेंट करता है, उस बजट को हम बोलते हैं मास्टर बजट। जब ये मास्टर बजट एक रिटन फॉर्म में बाइंड करके किताब की फॉर्म में आता है, उसको बोलते हैं बजट मैनुअल। आप कोई भी फोन खरीदते हैं, आपका एक फोन का यूजर मैनुअल होता है, वैसे ही बजट मैनुअल है। बजट मैनुअल का मतलब है कि बजट व्हेन इट इज इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द एंटायर बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज मास्टर बजट, दैट इज कॉल्ड अ बजट मैनुअल। ये बड़े आसान से कुछ कॉन्सेप्ट्स थे बजट को लेके। अब हमारे पास दो चीजें हैं जो हमने समझनी है कि जो न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ बजट है, उसमें से पहला न्यू और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ZBB बोलते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब है जीरो इज द बेस फॉर बजटिंग। इसका मतलब जो भी हम अभी तक बात कर रहे थे, जो अभी हमने बात करी थी कि जितने भी फंक्शनल बजट्स होते हैं, जितने भी मास्टर बजट्स होते हैं, ये कहां से बनते हैं? ये लास्ट ईयर की फिगर्स को हम बेस लेके चलते हैं और वहां से इस साल का बजट साल के शुरू में बनाया जाता है। तो लास्ट ईयर की एक्चुअल फिगर्स को ध्यान में रखते हुए करंट ईयर का बजट बनाया जाता है। लेकिन जब हमने बात करी जीरो बेस बजटिंग, इसमें तो जीरो है बेस, इसमें कोई बेस ही नहीं है, ये स्क्रैच से बनाया गया बजट है। पहले हम ये समझते हैं कि जब स्क्रैच से कोई बजट बनेगा तो वो कहां पे सूटेबल होगा। पहली चीज, जब ऑर्गेनाइजेशन पहली बार फर्स्ट टाइम बजट बनाती है तब जीरो बेस बजटिंग बनेगी। अगर लास्ट ईयर कोई एबनॉर्मल ईयर था तो जीरो बेस बजटिंग होगी। जैसे 2020 वाज एन एबनॉर्मल ईयर, उस साल जितना भी लॉकडाउन हुआ, वट एवर हैपेंड, सो उसके बाद जो 2021 का बजट बनेगा या उससे अगले साल का बजट बनेगा, उसको हम 2020-21 या 2019-20 वाले ईयर्स को नहीं कंसिडर कर सकते। रीजन बीइंग कि these were abnormal years. On the basis of abnormal years, we cannot take those figures and prepare next year budget. So zero based budgeting उस टाइम suitable होती है। लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट इसलिए भी है कि जो भी आपने पिछले सालों में किया, when the organization has to achieve a tremendous growth, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा ग्रोथ करना चाहती है तो वो पुराने सारे मेथड्स को छोड़ के, पुराने सारे बेसिस को छोड़ के स्क्रैच से एक नया बजट बनाने की कोशिश करती है, जिसको हम जीरो बेस्ड बजटिंग बोलते हैं। इसके लिए बजट कंट्रोलर से ज्यादा जितने भी फंक्शनल हेड्स हैं जो अपने फंक्शनल बजट्स बना के लाए थे, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। उनको बोला जाता है कि भाई तुम ये खर्चा करने वाले हो, तुम कह रहे हो कि मुझे इतना एलोकेट कर दो, तुम बजट कंट्रोलर के पीछे पड़े हुए हो कि मुझे इतना खर्चा चाहिए। Now you are held responsible. You are totally responsible for whatever money you are going to spend. आपने ये बोल दिया कि हमने अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बदलना है और उसके लिए हमें 10 करोड़ का बजट चाहिए। तुम्हें ये सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन पहले आप इसकी यूजफुलनेस को तो बताओ।
पहले आप इसके लिए अकाउंटेबल तो हो, जो भी आप इसको स्पेंड करना चाहते हो स्पेंड कर सकते हो, लेकिन पहले यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉपर ब्लूप्रिंट ऑफ द सेम, projected statements of the same, and you have to achieve those results. You are saying that the sales will increase by 40%, भाई अचीव करके भी दिखाओ। इस तरह के बजट को हम बोलते हैं जीरो बेस बजटिंग, जिसका कोई बेस पुराने सालों में से उठाया नहीं जाता, ऑल ऑफ अ स्क्रैच ये बजट बनाया जाता है, दैट इज जीरो बेस बजटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये थोड़े थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक दूसरा जो न्यू कॉन्सेप्ट है दैट इज परफॉर्मेंस बजटिंग। एक डिफरेंस है कि परफॉर्मेंस बजटिंग और ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल बजटिंग का मतलब है आप सिर्फ फाइनेंशियल्स या फिगर्स के बेसिस के ऊपर कोई भी बजट या एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करते हो। इसका मतलब द सक्सेस इन ट्रेडिशनल बजटिंग इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, एवरीथिंग फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल नेचर इज कंसिडर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेडिशनल बजटिंग में हमारा फोकस किस चीज पे है, सिर्फ फाइनेंशियल्स पे है। लेकिन परफॉर्मेंस बजटिंग में हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है फाइनेंशियल्स के अलावा, उसमें हमारा ज्यादा ध्यान किस पे होता है, इनपुट आउटपुट रेशियो। इसका मतलब लेट अस से मैंने 100 मटेरियल लगाए, 100 केजी ऑफ मटेरियल लगाए, ये क्या बन गई मेरी इनपुट, और मेरी आउटपुट आ रही है 70 केजीज की ड्यू टू सम लॉसेस। दूसरे बंदे ने 100 केजी लगाए लेकिन उसकी आउटपुट आ रही है 80। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा हुआ था तो मैं ट्रेडिशनल बजटिंग में ज्यादा एफिशिएंट हूं। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस बजटिंग की बात करूं तो वो बंदा जिसने 100 के इनपुट पे 80 केजी का आउटपुट दिया, he is more successful, he is more aligned, he is considered to be better off and more efficient than me। तो परफॉर्मेंस बजटिंग में शिफ्ट किस चीज के ऊपर है, इनपुट आउटपुट रेशियो पे। ट्रेडिशनल बजटिंग में किस पे है, सिर्फ फाइनेंशियल्स पे। तो ये फोकस की बात है। इसके बेसिस के ऊपर अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट्स किए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। हमने ये देखा बजट क्या होता है, बजट कंट्रोलर कौन है, बजट कमिटी क्या होती है, मास्टर बजट क्या होता है, फंक्शनल बजट्स क्या होते हैं। दो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं बजटिंग के, एक है जीरो बेस्ड बजटिंग मतलब स्क्रैच से बनाया जाता है, और परफॉर्मेंस बजटिंग जिसके अंदर हम इनपुट आउटपुट रेशियो कंसिडर करते हैं अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल्स। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे सेग्रीगेट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल चुना है। अगर मेरे पास दो सिचुएशंस हैं, पहली सिचुएशन के अंदर मैं 20,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करता हूं एज कंपेयर टू दूसरी सिचुएशन जिसमें मैं 30,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करता हूं। मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड करके कॉस्ट के नाम दे रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये रेंट है, ये मटेरियल है, आई एम नॉट सेइंग दैट। जस्ट टेक इट लाइक अगर मैं एक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूं और मेरे 60,000 रुपीज की कॉस्ट पड़ती है इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग 20,000 यूनिट्स एज कंपेयर टू 90,000 रुपीज की कॉस्ट इफ आई एम प्रिपेयरिंग 30,000 यूनिट्स। इफ यू लुक केयरफुली 3 रुपीज पर यूनिट इज योर कॉस्ट। मतलब 60,000 रुपीज लगे 20,000 यूनिट बनाने में, तो एक यूनिट बनाने में 3 रुपए लगे। सिमिलरली 90,000 रुपीज लगे 30,000 यूनिट्स बनाने के लिए, तो 3 रुपए लगे एक यूनिट बनाने के लिए। इस तरह की कॉस्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो वेरी करती है, जो चेंज होती है आउटपुट के साथ प्रोपोर्शनेटली, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। सेकेंड तरह की कॉस्ट पे आते हैं वाई कॉस्ट। भले ही मैं 20,000 यूनिट्स बना रहा हूं या 30,000 बना रहा हूं, मेरी कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, अगर मैं ज्यादा यूनिट्स बना रहा हूं, मैंने फैक्ट्री ली हुई है रेंट पे, या कम यूनिट्स बना रहा हूं सेम फैक्ट्री में, तो लैंडलॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ माय आउटपुट ये डिसाइड नहीं करेगा कि उसने कितना रेंट चार्ज करना है। तो रेंट हमेशा बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। इस तरह की कॉस्ट को जो डिस्पाइट चेंज इन आउटपुट सेम रहती है, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और तीसरी तरह की कॉस्ट होती है जो ना तो वेरिएबल है डायरेक्टली, ना फिक्स्ड है। अगर मैं 20,000 यूनिट्स बना रहा हूं तो 40,000 की कॉस्ट है, 30,000 यूनिट्स बना रहा हूं तो 50,000 रुपीज की कॉस्ट है। ना तो ये फिक्स्ड की कैटेगरी में आ रही है, और अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे यहाँ पे 2 रुपए पर यूनिट आ रहा है और यहाँ पे कुछ और आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है।
तो ये इस तरह की कॉस्ट को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल का मतलब है कुछ हिस्सा इसमें से वेरिएबल है जबकि बाकी का हिस्सा फिक्स्ड है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम कैसे सेग्रीगेट करें वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स्ड कॉस्ट में। इस चीज के ऊपर आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। व्हेनेवर यू एनकाउंटर एनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट और आपने उसमें से वेरिएबल कॉस्ट चुननी है, फिक्स्ड कॉस्ट चुननी है, तो सबसे पहले आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने की कोशिश करें। इसका फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस इन कॉस्ट ओवर डिफरेंस इन आउटपुट। इस लेवल पे चेक करेंगे क्योंकि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। डिफरेंस इन कॉस्ट कितना है? 40,000 और 50,000 का डिफरेंस कितना है? 10,000। और डिफरेंस इन आउटपुट कितना है? 20,000 एंड 30,000 का डिफरेंस अगेन 10,000। तो इसका मतलब 1 रुपी पर यूनिट इज माय वेरिएबल कॉस्ट। ये पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करने के लिए। अब जब मुझे ये समझ में आ गया कि इस पूरी कॉस्ट में अगर मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो वो 1 रुपी आ रही है। इसके बाद अब मैं आता हूं कि मैं फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालूंगा। मैं इसी एग्जांपल को सुनता हूं। 40,000 रुपीज थे, तो ये 40,000 क्या थी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी। इसमें कुछ हिस्सा वेरिएबल था, कुछ हिस्सा फिक्स था। वेरिएबल मतलब विच वेरीज विद आउटपुट, और वो मैंने कितना निकाला था? 1 रुपी पर यूनिट। यूनिट्स कितने हैं? 20,000। तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट बनती है 20,000 इंटू 1, 20,000, और बाकी की बची हुई मतलब 40,000 माइनस 20,000, फिक्स्ड कॉस्ट इज अगेन 20,000। मैं इसी चीज को दोबारा से चेक कर सकता हूं। कैसे? इफ माय सेमी वेरिएबल कॉस्ट वाज 50,000 which again can be bifurcated into variable cost as well as fixed cost. इस केस में मेरे 30,000 यूनिट्स बन रहे थे, तो 30,000 multiplied by 1 was my variable cost and the balance cost of 20,000 was my fixed cost. And here if you can look carefully, यहाँ पे भी आपकी fixed cost 20,000 आ रही है और यहाँ पे भी fixed cost 20,000 आ रही है। यहाँ से आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ये सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी फिक्स्ड है और कौन सी सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल को अगेन कुछ आप एक नई तरह की कॉस्ट नहीं देख रहे हैं। बेसिक कॉस्ट तो दो ही तरह की है, एक है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी है फिक्स्ड कॉस्ट। आपने वैसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट को क्या किया? यू जस्ट bifurcated the semi variable cost into variable and fixed, nothing new. सो यहां तक हमारा ये कॉन्सेप्ट चलता है। अब बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बजटरी कंट्रोल के लिए आते हैं। एक तो आता है कि फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है और फ्लेक्सिबल बजट बनाने का क्वेश्चन होता है। दूसरी तरह के क्वेश्चंस हैं बजट रेशियो से रिलेटेड। तीसरी तरह के क्वेश्चंस हैं फंक्शनल बजट्स, मतलब एक बजट का कुछ डेटा दिया हुआ है, सेकंड बजट पहले से क्रिएट करो, थर्ड बजट सेकंड से क्रिएट करो, और फोर्थ है कैश बजट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल बजट। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल चुना है। इस क्वेश्चन को समझते हैं और ये समझते हैं कि फंक्शनल बजट सेकंड बजट फर्स्ट से कैसे बनता है, थर्ड सेकंड से कैसे बनता है। कंपैरेटिवली सिंपल है बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। वो कह रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है, वो क्वार्टर वाइज इस तरीके से सेल्स करेगी। मैंने इसका टोटल लिखा तो इसकी टोटल सेल्स है 153,750 यूनिट्स, क्योंकि ये डेटा यूनिट्स में दिया हुआ है पूरे साल का, 4 अलग अलग क्वार्टर्स का। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये इसका सेल्स बजट दिया हुआ है पूरे साल का। अब सेल्स बजट तो ऑलरेडी दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट वो कहता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 6,000 यूनिट्स and the company expects to maintain the closing stock at 12250. अब जब भी फिनिश गुड्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सेल भी किसकी होगी? फिनिश गुड्स की होगी, और प्रोडक्शन भी फिनिश गुड्स की होगी। तो कहीं ना कहीं he will now ask us to prepare the production budget. Let's just go at the end of this question. Here he asks you to prepare the production budget. तो हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है। उसने ये बोला कि हमें इतने ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स और इतने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें
तो जितने हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा उसमें हम जितना प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जितनी प्रोडक्शन करेंगे, उसमें से जितना क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा वो किसके बराबर होगा? सेल यूनिट्स के बराबर होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स विल बी इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो आप कैसे भी इसको करके लिख सकते हैं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का है 6000। हमने प्रोडक्शन निकालनी है कि हमने कितनी करनी है। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी 12250 का दिया हुआ है, और हमने जब सेल यूनिट्स का टोटल लगाया था तो हमने ये देखा था कि सेल यूनिट्स हैं 153750। यहां से हम प्रोडक्शन इस इक्वेशन से निकालेंगे एंड वी विल कम टू नो दैट वी नीड टू मैन्युफैक्चर हाउ मेनी यूनिट्स? 1,60,000 यूनिट्स। ये अभी आपका सिर्फ क्या है? प्रोडक्शन के कितने यूनिट्स होंगे टोटल। हमारे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स पूरे साल के 1,60,000 होंगे। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि कब और कैसे कितनी प्रोडक्शन करनी है। दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे या उसी को आगे एक्सटेंशन देखते हुए पढ़ें तो हम क्या देखते हैं? वो कह रहे हैं प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन 80% of the sales of the current quarter and 20% of the sales of the next quarter। इसका मतलब जो प्रोडक्शन है वो हर महीने एक जैसी नहीं है, हम इसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार ऐसे लिखता हूँ, ये क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 है और क्वार्टर 4 है, और यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ। इसका मतलब इन चारों क्वार्टर्स का टोटल हमें कितना प्रोड्यूस करना है? 1,60,000, जो कि हमने कहाँ से निकाला था? अभी हमने निकाला था यहाँ से। इसका मतलब सारी प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इक्वल टू 1,60,000। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि हम हर क्वार्टर में प्रोड्यूस करते हैं। पहली बार उस क्वार्टर की जितनी सेल्स होती है उसका 80% हम उसी क्वार्टर में प्रोड्यूस करते हैं और 20% अगले क्वार्टर की सेल्स के बराबर प्रोड्यूस करते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ इट गोस। इसका मतलब ये है, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो करंट क्वार्टर में इतनी सेल्स है और नेक्स्ट क्वार्टर में 37,500 की सेल्स है। ठीक है, उसने क्या बोला? 80% ऑफ सेल्स ऑफ करंट क्वार्टर। इसका मतलब 80% ऑफ 30,000 विल बी 24,000 एंड 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर विच विल बी 7,500। तो हम पहली क्वार्टर में कितना प्रोड्यूस करेंगे? 24,000 प्लस 7,500। तो 24,000 प्लस 7,500 विल बी इक्वल टू 31,750। ये इतने नंबर ऑफ यूनिट्स हम पहले क्वार्टर में प्रोड्यूस करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर की सेल्स है 37,500। तो करंट क्वार्टर की सेल्स का कितना परसेंट? 80%। और इससे अगले क्वार्टर 41,250। तो 41,250 का कितना परसेंट? 20%। तो ये आ जाएगा 30,000 और 41,250 का आ जाएगा 20%, 8250। तो इसका मतलब जब हम सेकेंड क्वार्टर के अंदर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 30,000 प्लस 8250, इसका मतलब 38,250 यूनिट्स हम सेकेंड क्वार्टर में प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करेंगे तो फिर से वैसे ही होगा। थर्ड क्वार्टर में कितनी सेल्स है? 41,250। तो हम कितना प्रोड्यूस करेंगे? 41,250 का 80% इसी क्वार्टर में, और इससे अगले क्वार्टर की सेल्स है 45,000, उसका कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। ये हो जाएगा 9,000 और ये हो जाएगा 41,250 का 80% विल बी 33,000। तो 33,000 प्लस 9,000 विल गिव यू 42,000। हम 42,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे थर्ड क्वार्टर में। अब जब हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्वार्टर की, तो फोर्थ क्वार्टर में हम कितना सेल कर रहे हैं? 45,000, उसका 80% हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन हमें अगला क्वार्टर की कोई डिटेल्स नहीं पता, ये कौन सा क्वार्टर होगा? नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ वी डोंट नो द डिटेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर। तो व्हाट विल वी डू? वी विल जस्ट फाइंड कि हमने 1,60,000 बनाने थे टोटल। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस जो भी इसका टोटल आएगा वो 1,60,000 के बराबर आएगा। तो हम ये वाली एक बैलेंसिंग फिगर यहां से कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा 48,250 का।
तो ये हमारा प्रोडक्शन पैटर्न बन गया, एक तरीके से हमारा प्रोडक्शन का बजट बन गया। अब इसमें आपका क्या बन गया, आपका एक स्केड्यूल बन गया कि जी आपको प्रोडक्शन कैसे कैसे कौन से क्वार्टर में करनी है। टोटल आपने कितनी करनी है, 1,60,000। तो आपने यहां से बैलेंसिंग फिगर उठा ली 48250 की, आप प्रोडक्शन में फोर्थ क्वार्टर में 48250 की प्रोडक्शन करेंगे और कुल मिला के आपके पूरे साल की प्रोडक्शन हो रही है 1,60,000। ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में इतने यूनिट्स और इसका स्केड्यूल ये रहा। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है, अब पहले आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, सेल्स बजट आपको दिया हुआ था, प्रोडक्शन बजट आपने बना लिया, प्रोडक्शन से अब आ रहे हैं परचेज बजट पे, क्योंकि रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज होगा उसके लिए परचेज भी तो करनी है। अब अगर आपके 1,60,000 यूनिट्स आपने बनाने हैं पूरे 4 क्वार्टर्स में, मतलब पूरे साल में, और उसने लिखा हुआ है ईच यूनिट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल, इसका मतलब आपको 3,20,000 यूनिट्स की टोटल रिक्वायरमेंट है। आपको पूरे साल में 3,20,000 यूनिट्स चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, आपको रॉ मटेरियल कुछ पड़ा होगा ओपनिंग में, कुछ आप परचेज करेंगे, कुछ उसमें से यूज होगा और कुछ क्लोजिंग बचेगा। इस टाइम पे आपको क्या करना है, परचेज बजट बनाना है। मतलब मेरे पास क्या चीज नहीं है, ये नहीं है परचेज यूनिट्स, लेकिन मुझे इतना पता है मेरे को जितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब इतने यूनिट मुझे क्या करने हैं, यूज। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक इज 10,000 kgs, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक 10,000। और मेरे को ये भी बोला हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड इज 5,000 kgs। तो अब आप यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाल लो और आपको पता चल जाएगा कि 3,20,000 प्लस 5,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा, 3,15,000। इसका मतलब दीज आर द यूनिट्स जो आपने परचेज करने हैं। अब आपने 3,15,000 यूनिट्स परचेज करने हैं इन टोटल, लेकिन उसका अगेन उसने क्या बताया हुआ है, स्केड्यूल बनाया हुआ है। कहता पहले 3 क्वार्टर्स में परचेज करो। आप इस लाइन को पढ़िए जरा एक बार, उसने लिखा हुआ है कंपनी जो है वो परचेज करती है रॉ मटेरियल इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, मतलब फोर्थ क्वार्टर तक जाती ही नहीं है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी, कितनी रिक्वायरमेंट है, 3,15,000। और वो परचेज कैसे कैसे हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वार्टर में। कितना कितना, 30%, 50%, 20%। तो अब आप 3,15,000 का 30%, 50% एंड 20% अगर करेंगे तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। 3,15,000 का 30%, 3,15,000 का 50%, 3,15,000 का 20%। आपके पास अगर यूनिट्स देखेंगे तो 94,500, 1,57,500 एंड 63,000, कुल मिला के आप 3,15,000 परचेज कर रहे हैं। किस किस रेट पे कर रहे हैं वो भी उसने बताया हुआ है, 2, 3 एंड 4 पे। मतलब फर्स्ट क्वार्टर में ऐसे, फोर्थ सेकेंड क्वार्टर में ऐसे और थर्ड क्वार्टर में ऐसे, फोर्थ तक जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे अब जब आप टोटल लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आप किस किस रेट पे चीजें खरीद रहे हैं। 94,500 इंटू 2, 1,57,500 इंटू 3 एंड 63,000 इंटू 4। कुल मिला के आपकी जो परचेज की टोटल कॉस्ट बैठती है वो बैठती है 913,500। तो इस तरह का ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको एक बजट दिया हुआ था, आपने सबसे पहले उसमें से प्रोडक्शन बजट निकालना था, फिर अपने प्रोडक्शन का स्केड्यूल बनाना था, और फिर परचेज बजट निकालना था। परचेज के नंबर ऑफ यूनिट्स निकाले, उसको पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो आपका परचेज बजट बन गया। ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आने के चांसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि फंक्शनल बजट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर बजट। मतलब फंक्शनल बजट ही चल रहे थे, सेल्स, प्रोडक्शन एंड परचेज। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। हमारा एक टॉपिक होता है बजट रेशियोज का, तो वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। बजट रेशियोज, पहले तो हम इसका ना फॉर्मूला समझते हैं कि बजट रेशियोज किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास टोटल जो हमारे पास मॉड्यूल है, हमारे पास 6 बजट रेशियोज है। इसमें से 3 बजट रेशियोज एक साथ हम करेंगे
और 3 बिल्कुल सेपरेट। सबसे पहले हम करते हैं एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड एक्टिविटी। लेट अस से जब भी आप बजट बनाते हैं और आप एफिशिएंसी और कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो जितने जितने आवर्स होते हैं, नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से एफिशिएंसी और कैपेसिटी कैलकुलेट होती है। एफिशिएंसी का मतलब है, अगर मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं तो मैं अपने आप को, मतलब अपने एक्चुअल आवर्स को कंपेयर कर रहा हूं एक स्टैंडर्ड पर्सन के साथ, स्टैंडर्ड आवर्स के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नॉर्मल बंदा इतने स्टैंडर्ड आवर्स में काम कंप्लीट करता है, जबकि मैं एक्चुअली उस काम को इतने आवर्स में कंप्लीट कर रहा हूं। तो एफिशिएंसी के अंदर हम क्या यूज करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड कौन से, एक नॉर्मल इंसान के, जो बहुत तेज काम नहीं करता, बहुत स्लो काम नहीं करता, आइडियली नॉर्मल टाइम में काम करता है, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड आवर्स। और एक्चुअल आवर्स मतलब मैंने वो काम कितनी देर में कंप्लीट किया। अगर मैं बात करूं अपनी एफिशिएंसी की, तो स्टैंडर्ड आवर्स ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू एक्चुअल आवर्स। इसका मतलब अगर एक नॉर्मल बंदा 10 घंटे में काम करता है और मैं वो काम 8 घंटे में कंप्लीट करता हूं, तभी मैं अपने आप को एफिशिएंट बोलूंगा। इफ आई एम टेकिंग द सेम टाइम और मोर टाइम देन अ स्टैंडर्ड पर्सन, देन आई विल नॉट बी कॉल्ड एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड आवर्स शुड बी ग्रेटर देन एक्चुअल आवर्स। और आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम बजट रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं फॉर्मूला के हिसाब से। इसका मतलब एफिशिएंसी में न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स शुड बी इन द न्यूमरेटर एंड एक्चुअल आवर्स शुड बी इन द डिनोमिनेटर, बिकॉज जो चीज ज्यादा है 10/8 विल गिव यू अ पॉजिटिव आंसर फॉर एफिशिएंसी रेशियो। तो आपने एफिशिएंसी रेशियो में कैसे कैलकुलेट करना है कि स्टैंडर्ड आवर्स शुड बी ग्रेटर देन एक्चुअल आवर्स, एंड फॉर्मूला कैसे याद रखना है कि वो पॉजिटिव कैसे होगा, जब स्टैंडर्ड आवर्स ज्यादा होंगे एक्चुअल आवर्स से। सिमिलरली कैपेसिटी में आप किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अपने साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। बजटेड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स, इसका मतलब मैंने सोचा था कि मैं 12 घंटे काम करूंगा, लेकिन मैंने 10 घंटे काम किया या 14 घंटे काम किया। That is capacity. I'm not comparing myself to someone else. I'm comparing my own capacity and the actual usage of that capacity. That is capacity ratio. और इसके साथ साथ एक चीज और आपको याद रखनी है, कई बार वो सिंपल कैपेसिटी रेशियो दे देता है, कई बार बोल देता है एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। तो दोनों चीजें एक बराबर है। तो खाली कैपेसिटी रेशियो आ रहा है या एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो आ रहा है, तो एक ही चीज है। अब यहाँ पे क्या ज्यादा होगा, मैंने सोचा था कि मैं 12 घंटे काम करूंगा, मैंने एक्चुअल में 14 घंटे काम किया, तो कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला आ जाएगा एक्चुअल आवर्स ओवर बजटेड आवर्स, ना कि बजटेड ओवर एक्चुअल। ऐसे याद रखना कि कैपेसिटी हो, एफिशिएंसी हो, कुछ भी हो, इसमें क्या आंसर आना चाहिए, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। ज्यादा एफिशिएंसी, ज्यादा कैपेसिटी आना चाहिए। ऑफ कोर्स इनटू 100 कर लेना, बिकॉज ये परसेंटेज में कैलकुलेट होती है। तो एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी के बाद हम आते हैं एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। एक्टिविटी रेशियो डिराइव हो रही है एफिशिएंसी से और कैपेसिटी से, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज एक्टिविटी रेशियो। मतलब स्टैंडर्ड आवर्स ओवर एक्चुअल आवर्स हमने यहां से उठाए, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स ओवर बजटेड आवर्स यहां से उठाए। एक्चुअल आवर्स इसके साथ ऐसे हो गए, और स्टैंडर्ड आवर्स ओवर बजटेड आवर्स इज योर कैपेसिटी रेशियो। तो ये 3 फॉर्मूले बड़े आसान हैं इनको याद रखने के लिए। अब हमारे पास बाकी के 3 बचते हैं। एक है कैलेंडर रेशियो। सबसे पहले हम इस पे आते हैं। अब मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पे। कैलेंडर रेशियो का मतलब है कि आपने सोचा था जब बजट बनाया, क्योंकि हम बजट की बात कर रहे हैं, आपने सोचा था यहाँ पे पहली बात आवर्स की जगह क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा, क्योंकि कैलेंडर के अंदर डेज होते हैं, आवर्स नहीं होते। तो यहाँ पे 2 तरह के डेज होंगे, एक्चुअल डेज एंड बजटेड डेज। जब मैंने कैलेंडर देखा, महीने का बजट बनाया, महीने में मुझे नजर आया कि मैं 25 दिन काम कर सकता हूँ, बाकी की छुट्टियां हैं, इस हिसाब से मैंने बजट बनाया। लेकिन एक्चुअली में मैंने 22 डेज काम किया, किसी भी वजह से मेरे वर्कर नहीं आए, मेरा रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, वट एवर इज द रीजन। मेरे एक्चुअल डेज ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं।
हमने सोचा था कि छुट्टी दे देंगे वर्कर को, नहीं दी क्योंकि काम का लोड ज्यादा आ गया। तो एक्चुअल डेज ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा जब होंगे तभी पॉजिटिव आएगा ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, एक्चुअल डेज ओवर बजटेड डेज, ना कि बजटेड डेज ओवर एक्चुअल डेज। वो नहीं आएगा, क्योंकि उस तरीके से क्या होगा कि इफ यू वांट टू गेट इनटू अ पॉजिटिव आंसर फॉर योर रेशियो, आपके एक्चुअल डेज शुड बी ग्रेटर देन बजटेड डेज। ठीक है, तो ये आपका ये रेशियो आ गया, अवेलेबल वर्किंग डेज ओवर बजटेड वर्किंग डेज। अवेलेबल मतलब जितने दिन आपने एक्चुअली में काम किया। अब हमारे पास ये चार रेशियोज हो जाती हैं, एफिशिएंसी, एक्टिविटी, कैपेसिटी और कैलेंडर। अब हम आते हैं दो और रेशियोज की तरफ जो एक दूसरे से मेल खाती रेशियोज हैं, लेकिन इनसे थोड़ी डिफरेंट है। तो पहले हम बात करते हैं, ये है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो और एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो। ये बड़ा सिंपल है, इन्हीं वर्ड्स में इनका आंसर छुपा हुआ है। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो और एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो, इन दोनों के फॉर्मूलों को आपने इकट्ठे याद रखना है। ऑफ कोर्स सारी रेशियोज में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है। डिनोमिनेटर क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स इन अ पीरियड। इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स इन अ पीरियड, इधर भी मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स इन अ पीरियड। इसका मतलब क्या है, यूजेज जब आपने करना है, एक्चुअली आपने कितनी कैपेसिटी को यूज किया, कैपेसिटी कितनी थी, मैक्सिमम पॉसिबल जितनी थी उसमें से कितना यूज किया, तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, एक्चुअल वर्किंग आवर्स। सिंपल सी चीज है, मेरे पास काम करने के लिए 200 घंटे मैक्सिमम अवेलेबल थे, उसमें से मैंने 160 घंटे काम किया, तो एक्चुअल वर्किंग आवर्स न्यूमरेटर में आ गया, मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स डिनोमिनेटर में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स क्या हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशो, स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि हम किसी और से काम करवा रहे हैं जो नॉर्मल काम करता है, नहीं, हम जो भी बजट बना रहे हैं वो अपने हिसाब से बना रहे हैं, कीपिंग इनटू कंसिडरेशन कि एक नॉर्मल इंसान कितनी देर में काम करता, यही तो पूरा बजट है ना। तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो का मतलब क्या है कि आई एम कंसिडरिंग द स्टैंडर्ड कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू प्रिपेयर माय बजट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बजटेड वर्किंग आवर्स, ना कि स्टैंडर्ड आवर्स। मेरे को क्या लेना देना कि मेरे पास इतने आवर्स हैं, दूसरा बंदा कितने में काम करेगा, मैं किसी और का बजट बना रहा हूं, नहीं, मैं अपना बजट बना रहा हूं। तो मैं क्या यूज करूंगा, बजटेड वर्किंग आवर्स कितने हैं, जो मैंने कहां से कैलकुलेट किए, स्टैंडर्ड से, क्योंकि मैंने वो काम, इट इज एज सिंपल एज, इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो कि जब भी मैं कोई चैप्टर खुद से करता हूँ या रिवाइज करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि नॉर्मल इंसान 10 घंटे में काम कंप्लीट करेगा, तो उस हिसाब से आप अपना स्केड्यूल बनाते हो ना, कि एक नॉर्मल इंसान 10 दिन लगा रहा है, 10 घंटे लगा रहा है लेट्स से, तो मैं कितनी देर लगा के कर सकता हूँ। मैं अगर उस चीज के लिए एक नॉर्मल इंसान 2 घंटे लेता है, मैं उसको 15 मिनट में कैसे कर सकता हूँ। तो इसलिए ऐसे याद रखना है कि स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशो किसके बेसिस पे होगी, मेरे पास कितने मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स हैं और मैंने कितना बजट बनाया। एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशो क्या है कि मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स कितने थे और मैंने उसमें से एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितने यूज किए। तो ये तो हो गए हमारे सारे फॉर्मूले, ये आपको इस तरीके से याद रखने हैं, पहले तीन एक तरफ, फिर एक कैलेंडर वाला, फिर ये दोनों अलग, तो टोटल हमारे पास फॉर्मूले हो जाते हैं 6। इन फॉर्मूलों को हमेशा आपने एक लॉजिक लगा के याद रखना है, रादर देन कि जी ऐसे ऐसे था, स्टैंडर्ड आज ऊपर थे, बजट आज, you will forget them in the exam. So you have to build up that strategy where you can use your logic, you can associate these things to the logic, and then you will be able to retain it and you will not get confused when you are in the examination hall. अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि ये सारे आर्स के बेसिस के ऊपर होगा। अब आपको ये क्वेश्चन देखना है बेस्ड ऑन बजट रेशियोज। सबसे पहले उससे सारी रेशियोज निकालने के लिए बोला है। अब जब आपको फॉर्मूले याद हो गए हैं तो आपको इतना पता होगा कि आपने कौन कौन सी चीजें निकालनी है।
आपके पास एक्चुअल आवर्स होने चाहिए, आपके पास बजटेड आवर्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स होने चाहिए और मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स होने चाहिए और डेज होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, उसने क्या बोला हुआ है, एक्चुअल आवर्स वर्कड इन द 4 वीक पीरियड। जो भी चीजें उसने बोली हुई है वो 4 वीक्स के हिसाब से बताई हुई है। एक्चुअल आवर्स उसने सम टोटल लगा के दे दिया 6000, तो हमारे पास आ गया 6000 आर योर एक्चुअल आवर्स। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन द 4 वीक पीरियड इज 7000, दीज आर योर स्टैंडर्ड आवर्स। तो आपको एक्चुअल और स्टैंडर्ड का पता चल गया। अब ऊपर उसने एक चीज लिखी हुई है, एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड। जब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप बजट बना रहे हैं। दीज आर योर बजटेड आवर्स। वैसे भी हमारे पास उसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है। हमारे पास मैक्सिमम 50 एम्प्लॉयज थे, जिनमें से एक्चुअली हम 40 एम्प्लॉयज को काम करवा रहे थे। तो जब मैंने बजट बनाया होगा तो मैंने 40 वर्कर्स का बनाया होगा। वाई? बिकॉज मेरे पास 50 है ही नहीं है। मैं रख सकता हूँ मैक्सिमम 50, काम करवा सकता हूँ मैक्सिमम 50 वर्कर से, लेकिन मेरे पास है ही नहीं ना 50। तो मैं बजट भी तो 40 के हिसाब से बनाऊंगा। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 8 आवर्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय 5 डेज पर वीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा कितने आवर्स हुए, 40 घंटे एक दिन में, सॉरी 40 वर्कर मल्टीप्लाइड बाय 8 आवर्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय 5 डेज पर वीक एंड द डेटा इज फॉर 4 वीक्स। ये सारा कुछ एक वीक को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीप्लाई दैट बाय 4 वीक्स बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग कैलकुलेटेड फॉर 4 वीक्स पीरियड। सो दिस कम्स आउट टू बी 64। वैसे भी 6400 यहाँ पे भी आ रहा है, और हमने इसको कैलकुलेट करके भी देख लिया कि जब मैंने बजट बनाया होगा तो 40 वर्कर का बनाया होगा, 8 घंटे हर दिन का बनाया होगा, 5 दिन पर वीक का बनाया होगा और 4 डेज का बनाया होगा। क्योंकि उसने यहाँ पे हमें एक चीज बोली भी हुई है कि फर्स्ट लाइन के अंदर 8 आवर्स पर डे ऑफ 5 डेज पर वीक। इसका मतलब कि उसने पहले से पता है कि हम 5 दिन ही काम करते हैं एक हफ्ते के अंदर, इसलिए मैंने 5 डेज के हिसाब से ये बजटेड आवर्स बनाए। अब है मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, हमारे पास कितना काम हो सकता था। मैक्सिमम पॉसिबल मतलब इफ वी एम्प्लॉय ईच एंड एवरीवन, इसका मतलब 50 वर्कर बुला लेते, अगर हम मैक्सिमम है उतना ही काम करवा सकते थे। 8 आवर्स पर डे, 5 डेज पर वीक एंड 4 वीक्स। सो टोटल वी कैन हैव मैक्सिमम 8000 आवर्स। उसके बाद एक चीज और हमें यहाँ पे देखनी है, उसने बोला द रिलेटेड पीरियड इज 4 वीक्स। ये हमने ऊपर भी देख लिया, यहाँ पे भी उसने क्लियर कर दिया। इन दिस पीरियड मतलब इन 4 वीक्स में देयर वाज अ स्पेशल देयर वाज अ वन स्पेशल डे हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट। इसका मतलब एक छुट्टी हुई। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने 4 वीक्स काम करना था, 5 डेज पर वीक। तो मैंने जब बजट बनाया होगा तो सोचा होगा कि मैं 20 दिन का बजट बनाता हूँ, लेकिन ड्यू टू वन हॉलीडे आई एक्चुअली वर्क फॉर 19 डेज। तो यहाँ पे आपके पास डेज भी आ गए। अब बहुत सिंपल सी चीज है, यू हैव लर्न द फॉर्मूला, नाउ यू कैन अप्लाई दैम। एफिशिएंसी रेशियो क्या होती है, स्टैंडर्ड आवर्स ओवर एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे, 7000 ओवर 6000। सेकंड था एक्टिविटी रेशो, वो जो हमने बताया था कि मल्टीप्लाई करके एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड ओवर बजटेड। स्टैंडर्ड वाज 7000, बजटेड वाज 6400। सिमिलरली कैलेंडर में क्या था, डेज आ जाते थे, एक्चुअल डेज ओवर बजटेड डेज, तो 19 ओवर 20। फिर था स्टैंडर्ड कैपेसिटी, इसका मतलब स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल वर्किंग आवर्स, 6400 ओवर 8000। एक्चुअल कैपेसिटी में क्या था, एक्चुअल आवर्स ओवर मैक्सिमम पॉसिबल 8000। एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशो, मतलब जिसको मैंने बोला था कि खाली कैपेसिटी रेशो भी बोलते हैं, उसमें क्या था, एक्चुअल ओवर बजटेड। एक्चुअल इज 6000, बजटेड इज 6400। तो बेसिक चीज क्या है, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज आवर्स एज वेल एज डेज प्रॉपर्ली, एंड you should be able to memorize those formulae with the logic. Then you are able to easily identify, comprehend and calculate all these budgeted ratios. So पहला हमने क्या किया था, अलग अलग फंक्शनल बजट्स का क्वेश्चन किया था जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमने बजटेड रेशियोज का क्वेश्चन किया है। तो हमारे दो चीजें कवर होती हैं। आगे हम करेंगे कैश बजट एज वेल एज फ्लेक्सिबल बजट। इन दोनों के ऊपर अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैश बजट। कैश बजट का मतलब है आपके पास कितना ओपनिंग में कैश था, ओपनिंग मतलब मंथ के स्टार्ट में, उसमें आपको कितना कैश रिसीव हुआ, रिसीट्स मींस कितना मिला, माइनस पेमेंट्स कितना आपने कैश पे किया, और एंड में आपके पास बच गया क्लोजिंग बैलेंस। पहली बात, कैश बजट को कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है, जबकि कैश बजट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर बनता है, जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल बजट। तो इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला फॉर्मेट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मेट रखिए। ओपनिंग बैलेंस इतना है, ये सारी रिसीट्स इस जगह से आई, ये पेमेंट्स यहाँ पे करी गई, और क्लोजिंग बैलेंस ऐसे बन गया। तो कैश बजट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं कि दिस इज अ बोनस विन विन सिचुएशन फॉर यू। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बजट। यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कहां से क्या चीज आपने पिक करनी है। विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन टू मेक यू क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट। वो कह रहा है एक कंपनी है, उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि इन 5 मंथ्स की सेल्स, मटेरियल कितना लग रहा है उसके बारे में, वेजेस और ओवरहेड्स के बारे में। लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। ये सेल्स है, लेकिन एंड में क्वेश्चन के ये लिखा हुआ है, सॉरी, उसने बोला स्टार्ट में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दिसंबर एंड तक का बजट बनाना है। इसका मतलब हमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का बजट बनाना है, इससे पहले या इसके बाद के मंथ्स को कंसिडर नहीं करना है। लेकिन इसने जो डेटा दिया हुआ है आपको, डेटा दिया हुआ है अगस्त से स्टार्ट करके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जबकि आपको कैश बजट बनाना है सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। क्योंकि वो वाला डेटा भी यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए हम उसको भी कंसिडर करेंगे। लेट्स सी कैसे, एक एक पॉइंट देखते हैं। उसने बोला जो भी सेल्स हो रही है, मतलब अब मेरा पॉइंट नंबर 1 है, मेरे को ये सारी फिगर्स को कंसिडर करना है। ये सारे मंथ्स की जितनी जितनी सेल्स है मैंने उनको इस तरीके से लिख लिया, अगस्त 20,000, 21,000, इस तरीके से मंथली। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। वो कह रहा है सेल्स या डेटर्स, 10% सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। इसका मतलब हर महीने की 10% की सेल्स, इसका मतलब इतना इतना अमाउंट कैश में मिल रहा है। कैश में मिलने का मतलब है ये इमीडिएटली मिल रहा है। अगस्त में सेल्स हुई हैं तो ये अमाउंट अगस्त में मिल रहा है, सितंबर में सेल्स हुई हैं तो इतना अमाउंट जो कि 10% है वो सितंबर में मिल रहा है, ये अक्टूबर में मिल रहा है, नवंबर में मिल रहा है और दिसंबर में मिल रहा है। फिर आगे वो क्या बोलता है, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स, मतलब पहले तो आप क्रेडिट सेल्स निकालिए। अगर लेट से 20,000 में से 2,000 कैश था तो क्रेडिट 18,000 था, उसका 50% इसकी बात हो रही है। पहले हम इसको चेक करते हैं क्या कहता है। 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स, 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स मींस इस केस में 9,000 आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ, मतलब अगस्त के बाद कब कलेक्ट होगा, सितंबर में। एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, इसका मतलब ये वाला बैलेंस कब कलेक्ट होगा, फॉलोइंग मतलब अगले महीने, सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर। तो इस तरीके से हमने बाइफरकेट किया कि एक 20,000 की सेल्स, कुछ हिस्सा अगस्त में, कुछ अक्टूबर में, कुछ सितंबर में मिल रहा है। सिमिलरली सितंबर का जो बचेगा 21,000 माइनस 2100, इतना बचेगा। सितंबर में 2100 मिला, अक्टूबर में ये वाला मिला और नवंबर में ये मिला। सिमिलरली इसमें कितना आ जाएगा, 23,000 माइनस 2300। आई विल जस्ट चेक द कैलकुलेशन वंस क्विकली। 18,900 हमने लिखा था, that was right, and similarly we'll have 20,700 here. अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 20,700 में से नवंबर में मिला 10,350 एंड 10,350 मिला दिसंबर में। मैंने इसका आधा कर दिया क्योंकि उससे बोला था ना 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स। सिमिलरली इसमें कितना आया, 22,500, इसका मतलब 11,250 एंड 11,250, ये मिला दिसंबर में, ये मिला जनवरी में।
सिमिलरली इसमें से आया 27,000, तो इसमें से भी आधा करके आप जनवरी और फरवरी में कर दो, लेकिन मैं इस टाइम पे कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए चाहिए। तो अब हम क्या बोलेंगे कि हमें अक्टूबर में कितना मिला। अक्टूबर में हमें 3 अमाउंट्स मिले, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इन तीनों का जब आप सम टोटल कर दोगे तो दैट विल कम अंडर रिसीट्स एंड दैट विल कम अंडर, एक तो इसने कैश सेल्स अलग लिख दिया अक्टूबर का 2300 जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, और फिर वो 9000 प्लस 95 9450 को लिख रहा है 18450। आप चाहे इसको टोटल लिख दो, चाहे इस तरीके से बाइफिकेट कर दो। सिमिलरली जो आपने नवंबर में रिसीव किया, एक तो ये अमाउंट रिसीव किया, एक ये अमाउंट रिसीव किया, और एक नवंबर में ये वाला अमाउंट रिसीव किया, 2500 अलग लिख दिया इसने और 19800 अलग लिख दिया। सिमिलरली दिसंबर में क्या मिला, ये वाला अमाउंट मिला, ये वाला मिला और 3000 मिला। इसी तरीके से इसने रिसीट्स बता दी कि ये वाला रिसीट्स आ रही हैं हमारे मटेरियल को सेल करके, मतलब सेल्स और डेटर्स का ये पॉइंट हो गया। अब वो बोल रहा है क्रेडिटर्स की पेमेंट मटेरियल वाले की 2 महीने बाद हो रही है, 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल रहा है क्रेडिटर्स से। तो हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, सेल्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, मटेरियल पे कॉन्सेंट्रेट करना, और हर मंथ में जितना परचेज हो रहा है उसकी पेमेंट 2 महीने बाद हो रही है। इसका मतलब अगस्त की पेमेंट 2 महीने बाद कब होएगी, अक्टूबर में। इसका मतलब जो हमने अगस्त में खरीदा 10,200 उसकी पेमेंट अक्टूबर में होगी, जो हमने सितंबर में खरीदा 10,000 उसकी पेमेंट 2 महीने बाद नवंबर में होगी, और जो हमने अक्टूबर में खरीदा 9800 उसकी पेमेंट दिसंबर में होगी। बाकी सारी चीजें हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है इस टाइम पे। तो अगर आप देखेंगे अक्टूबर के अंदर इसने 10,200 10,000 और 9800 इस तरीके से अमाउंट्स लिखे हैं। अब आते हैं वेजेस पे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, वेजेस की तरफ। वेजेस में 1/5 ऑफ अ मंथ का हमें क्रेडिट मिल रहा है। इसका मतलब 4/5 उसी महीने पे होता है और 1/5 नेक्स्ट मंथ पे होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम वेजेस की पेमेंट करेंगे अक्टूबर की, लेटर से वेजेस हमारे पास है 4,000, तो हम 4,000 का 4/5 पे करेंगे जो कि 3,200 बन जाएगा, और जो पिछला वाला है 3,800 उसमें हमें क्रेडिट मिला होगा 1/5 का। तो हम इन दोनों अमाउंट्स का सम टोटल करेंगे तो वो हमारी पेमेंट ऑफ वेजेस आ जाएंगी, जो यहाँ पे 3960 आ रही है। सॉरी 760 बनती है, 3960, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट मटेरियल के लिए करी, वेजेस की पेमेंट अलग से करी। ओवरहेड्स के लिए हमें हाफ अ मंथ मिल रहा है। इसका मतलब हम अगर अक्टूबर में पेमेंट कर रहे हैं तो आधा अक्टूबर और आधा सितंबर, फिर जो बैलेंस बचेगा अक्टूबर का वो आधा अक्टूबर का जाएगा नवंबर में। आई जस्ट एक्सप्लेन यू कैसे। अगर हम एक मंथ के देखते हैं, सितंबर में हमारे पास ओवरहेड्स थे 2100 के, और अक्टूबर में है 2300 के, और नवंबर में है 2400 के, और दिसंबर में है 2500 के। हाफ अ मंथ का क्रेडिट मिल रहा है। इसका मतलब 1050 और 1050 ये तो इसी मंथ में पे हो जाएगा, ये अक्टूबर में पे हो जाएगा। सिमिलरली जो अक्टूबर है उसका आधा अक्टूबर में और आधा नवंबर में जाएगा, 1150 1150। Similarly 2400 means 1200 in November and 1200 in December, or 1250 in December and 1250 in January. But as of now we are just concerned with October, तो हम अक्टूबर में कौन से अमाउंट्स पे करेंगे, एक तो 1050 और एक 1150। 2200 की टोटल पेमेंट होगी अक्टूबर में, 2200 की पेमेंट हो गई अक्टूबर में। इसी तरीके से हम नवंबर में कैलकुलेट कर लेंगे, 1150 प्लस 1200 मतलब 2350, ये रहा 2350।
और फिर दिसंबर के लिए इन दोनों का सम टोटल 2450 इस तरीके से हो जाएगा। कैश बजट बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट में हमने सेल्स भी देखा, क्रेडिटर फॉर मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड सारे देखे। कह रहा है कैश बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर इज एक्सपेक्टेड टू बी 8000। इसका मतलब अक्टूबर के स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज 8000। यहां से हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश पता चला 8000। एक चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये वाला आपको ओपनिंग बैलेंस पता है, आपने उसमें इतने की रिसीट्स करी, इतने की पेमेंट्स करी, और ये हमारा बैलेंस क्लोजिंग बच गया। क्लोजिंग मतलब साल के या मंथ के, इस केस में मंथ के एंड में बच गया 7390, अक्टूबर के एंड में बच गया। यही 7390 नवंबर के स्टार्ट में ओपनिंग बन जाएगा, फिर उसमें रिसीट्स आ जाएंगी, फिर 8180 क्लोजिंग बच जाएगा, ये 8180 दिसंबर का ओपनिंग बन जाएगा। ये बड़ा लॉजिकल सा चीज है। अब हमने पॉइंट नंबर 3, 4, 5, सॉरी थर्ड तो हमने देख लिया, 4, 5, 6, 7 देखने हैं। थर्ड में वो कहता है, सॉरी फोर्थ पॉइंट में कहता है मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन अगस्त एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख। इसका मतलब इतने की मशीनरी इंस्टॉल होगी और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 5000 की अक्टूबर ऑनवर्ड्स पे होगी। इसका मतलब हर मंथ 5000 पे होगा अक्टूबर ऑनवर्ड्स। इसका मतलब हमने परचेज किस महीने करी या इंस्टॉल किस महीने करी, उसका कोई रेलेवेंस कैश बजट पे नहीं है, और उसके कारण से कैश जाना नहीं शुरू हो गया। कैश कब से जाना शुरू हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड ऑनवर्ड्स। लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ 3 महीने का कैश बजट बना रहे हैं, तो तीनों महीनों में ये मंथली इंस्टॉलमेंट दिखाई जाएगी। फिर वो कह रहा है डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 3 lakhs मींस 30,000 विल बी पेड ऑन 1 दिसंबर। इसका मतलब 3 लाख का 10% 30,000 सिर्फ दिसंबर में पे होगा, ये बाकी मंथ्स में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने बोला कि ये सिर्फ 1 दिसंबर में पे हो रहा है। इसका मतलब इट इज अफेक्टिंग ओनली द मंथ ऑफ दिसंबर। एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल 20,000 इन दिसंबर। इसका मतलब ये हमें मिल रहा है 20,000, हम इसको रिसीट साइड पे दिखाएंगे 20,000 को अलग से रिसीट साइड पे सिर्फ दिसंबर में, क्योंकि ये अमाउंट हमें सिर्फ दिसंबर में मिल रहा है। इनकम टैक्स एडवांस में पे कर रहे हैं 5,000 का दिसंबर में, ये पेमेंट हम सिर्फ दिसंबर में दिखाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, वेजेस और ओवरहेड्स था जो थोड़ा सा ध्यान देने वाला था। बाकी जो 4, 5, 6 एंड 7 पॉइंट्स है, ये बड़े क्लैरिफाइड से पॉइंट्स थे। तो इस तरीके से आप कैश बजट बना सकते हैं जितने भी मंथ्स का आपको दिया गया है। इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, बिकॉज कैश बजट अगर आ जाता है तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करना, और इसके ऊपर आप थोड़े से लॉजिक से पूरे मार्क्स ले सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है बजटरी कंट्रोल से, वो है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट का। Another important question in budget is related to preparation of flexible budget. Flexible budget का मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल से देखते हैं इस चीज को कि फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है। अब जैसे आपके पास पहले से बजट बनाना है आपने साल के शुरू में, आपने 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ एक्टिविटी पे बजट बना लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने 6,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, आप इतना काम करेंगे, इसके ऊपर पूरा बजट बना लिया। 9,000 के ऊपर बना लिया, कुछ और के ऊपर बना लिया। जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हम अभी एग्जांपल देखेंगे जहां पे ये 6,000 से लेके 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 लेबर आवर्स तक का बजट बना रहा है। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंजेबिलिटी है, इसको चेंज किया जा सकता है फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल आपने 6,000 सोचा और 6,000 का बजट बना के आपने शुरू कर दिया काम। उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं, ड्यू टू सम चेंज्ड कंडीशंस इन द मार्केट यू हैव टू मैन्युफैक्चर मोर, सेल्स का ऑर्डर ज्यादा आ गया तो आपको मैन्युफैक्चर ज्यादा करना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू इंक्रीज फ्रॉम 6,000 टू समथिंग मोर देन दैट, राइट? सो फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबल बजट शोज कि आप उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, और आप साल के बीच में भी कहीं जाके उस बजट को चेंज कर सकते हैं। दैट इज अ फ्लेक्सिबल बजट। इसलिए हम अलग अलग लेवल्स पे इस तरह का बजट बना के रखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें फ्लेक्सिबल बजट प्रिपरेशन अलग अलग वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को सेग्रीगेट करने से लेके, ये इस तरह का क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है आईसीएआई के लिए, और काफी ज्यादा बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें डिफिकल्टी नहीं है,
लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये एक इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाता है। उसने जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको अभी दिख रहा है, इसके अंदर बताया हुआ है कि 3 तरह की अलग अलग कॉस्ट है। सबसे पहली चीज है, उसने बोला क्या है, उसने बोला एक फ्लेक्सिबल बजट बनाओ अप टू अ लेवल ऑफ 10,000 with increments of 1,000, मतलब you have to start with 6,000, prepare a budget, increment of 1,000, that means 7,000, another increment 8,000, then 9,000, then 10,000, क्योंकि you have to prepare the budget for all these number of units, or you can say hours. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आइडेंटिफाई करना कि कौन सी कॉस्ट क्या है। आपको दिया हुआ है 28,000 रुपीज की एम्प्लॉय सैलरीज हैं इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर 6,000 आवर्स। 20,000 is the salary when you manufacture for more than 6,000 hours. That means it is a fixed cost. This will remain same for all levels of activity. This is your fixed cost. अब जो नेक्स्ट कॉस्ट है उसको देखते हैं। इनडायरेक्ट रिपेयर मटेरियल्स 42,000 की कॉस्ट है इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग 6,000 आवर्स। 63,000 की कॉस्ट है इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग 9,000 आवर्स। पर आवर 7 रुपीज दोनों केसेस में बनता है। इसका मतलब ये तरह की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर 6,000 आवर्स है तो 6,000 इंटू 7 हो जाएगा, 7,000 इंटू 7 हो जाएगा, 8,000 इंटू 7 हो जाएगा। इस तरीके से ये वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी आउटपुट के हिसाब से। अब जो थर्ड तरह की कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस कॉस्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो ना तो ये फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में फॉल करता है और ना ही ये वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में फॉल करता है। हम इसको एक नाम देते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और हमने ऑलरेडी ये समझा हुआ है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे सेग्रीगेट करना है। अगर 16,000 की कॉस्ट है, if the cost is 16,000 then the number of hours are 6,000, and if the cost is 20,500 then the number of hours are 9,000. पहली बात ये आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसको सेग्रीगेट कैसे करना है, डिफरेंस इन कॉस्ट ओवर डिफरेंस इन आउटपुट विल गिव यू वेरिएबल कॉस्ट पर आर या पर यूनिट। यहाँ पे आर है तो मैं आर की बात कर रहा हूँ। डिफरेंस इन कॉस्ट कितना है, 16,000 और 20,500 का डिफरेंस है 4,500। डिफरेंस इन आउटपुट कितना है 3,000, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 6,000 एंड 9,000। इट गिव्स यू 1.5 रुपीज पर आवर। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अब आप इसको सेग्रीगेट करना चाहते हो, ऐसे देखिए 16,000 की कॉस्ट है तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट होगी 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, क्योंकि 1.5 आवर्स है और ये भी आवर्स है, ये बन जाएगा 9,000। 7,000 विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट। सिमिलरली 20,500 में से 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, आई थिंक बाकी का ये बन जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। आप इसको चेक कर लेना, ये भी सेम रिजल्ट देगा आपको। अब अगर आपने लेट्स से 7,000 की कॉस्ट को देखना है, 7,000 की कॉस्ट कैसे आएगी, 7,000 के अंदर वेरिएबल कॉस्ट आएगी 7,000 इंटू 1.5, और फिर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट पर फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में भी 7,000 आएगी। ये 10,500 बन जाएगी, टोटल 17,500 हो जाएगा। आप आंसर के अंदर या तो इसको इस तरीके से कि वेरिएबल हिस्सा इतना है फिक्स हिस्सा इतना है ऐसे लिख लो, या इसको 17,500 टोटल करके भी लिख सकते हो। ये सीमिंगली इजी है लेकिन इसकी प्रैक्टिस काफी जरूरी है। जैसे कि देर आर सर्टन अदर क्वेश्चंस। अब जैसे यहाँ पे उसने दिया हुआ है क्वेश्चन जिसमें वो कह रहा है कि 100% कैपेसिटी पे 10,000 यूनिट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है 6,000 और 9,000 का। ही ऑल्सो टेल्स यू कि आपने कौन सा बजट बनाना है 50%, इसका मतलब 5,000 यूनिट्स के लिए, 80% मतलब 8,000 यूनिट्स के लिए, 100% मतलब 10,000 यूनिट्स के लिए आपको बजट बनाना है। लेकिन ये आपका बेस रहेगा टू आइडेंटिफाई
वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। अभी हम सिर्फ एक चीज की बात करते हैं, अलग अलग कॉस्ट देखते हैं। सैलरी जैसे यहाँ पे फिक्स है, पार जैसे यहाँ पे अगर आप बाद में देखेंगे तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। कंज्यूमेबल स्टोर्स विल बी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि 3000 ओवर 6000 इज 0.5, 4500 ओवर 9000 इज ऑल्सो 0.5। रिपेयर्स आप चेक करके देखना, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी। लेबर शॉप्स एक बार आप चेक कर लेना वेरिएबल या सेमी वेरिएबल होगा। डेप्रिसिएशन यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है, इंस्पेक्शन यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस की भी काफी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जहां पे ये इस तरीके से सेग्रीगेशन करते हैं, अलग अलग तरीके से फ्लेक्सिबल बजट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस जहां पे जैसे उसने बताया हुआ कि करंटली यू आर ऑपरेटिंग एट 75% कैपेसिटी, प्रोडक्शन 75,000 है, तो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 55% पे आप कितने यूनिट्स बना रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप 75,000 यूनिट्स 75 पे बना रहे हैं तो 55,000 यूनिट्स 55% कैपेसिटी पे बनाएंगे। सिमिलरली 65 और 85 के ऊपर आप इस तरीके से प्लान कर रहे हैं। इसके अंदर कई वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने लायक क्वेश्चंस ये हैं। कई बार वो बोल देता है कि आपको देयर इज सम इंक्रीज इन कॉस्ट, आप वेरिएबल या सेमी वेरिएबल को सेग्रीगेट करते हैं, उसके बाद वो बोलता है इतना इतना परसेंट बढ़ गई कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इतनी बढ़ गई, तो आपको नया बजट जो बनाना है उसमें इंक्रीज्ड कॉस्ट को कंसिडर करके चलना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की बेहद प्रैक्टिस है। दैट मीन्स सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस आपकी फ्लेक्सिबल बजट्स की। उसके बाद कैश बजट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कैश बजट इज समथिंग जिसको आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे और बेसिक समझ लेंगे तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी रिवीजन, फ्लेक्सिबल बजट सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत रखता है। उसके अलावा जो आपके पास फंक्शनल बजट था उसकी भी प्रैक्टिस काफी जरूरी है। जैसे सेल्स बजट था, उससे प्रोडक्शन और परचेज बजट बन रहा था, वन आफ्टर द अदर। इस तरह के क्वेश्चंस की जरूरत है। आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जरूर जरूर पता होने चाहिए। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका एक होलिस्टिक रिवीजन वीडियो है फॉर बजटरी कंट्रोल। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बट अगेन आई एम टेलिंग स्पेंड मोर टाइम ऑन दोज थिंग्स विच कम ऑफन, विच इज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, मतलब इन अ वे फ्लेक्सिबल बजट। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। एंड दिस इज बजटरी कंट्रोल। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।